हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जनरल स्टडीज में। दोस्तों द 5 मिनट शो में आज हम चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण 5 प्रश्न। ठीक है, तो देखो सबसे पहला प्रश्न इसमें कौन सा है। प्रश्न है देखो, निम्नलिखित में से किस वायसराय के समय में भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो ये प्रश्न देखो पीसीएस प्री जो हुआ था अभी 2022 में हुआ था। ठीक है, 4 अप्रैल को, तो उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो उसमें देखते हैं किसके द्वारा शुरू किया गया था। देखो वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी, ये था मयो। ठीक है, मयो था जिसके द्वारा भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण की शुरुआत की गई थी। ठीक है, अब इसके बारे में यदि विस्तार पूर्वक जाने, देखो मयो के बारे में जानते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं वायसराय के बारे में। ठीक है, मयो के काल में देखो सबसे पहले भारत में पहली जनगणना, ठीक है, भारत में जनगणना शुरू हुई थी मयो के काल में। ठीक है, भारत में जनगणना, ठीक है, मयो के काल में हुई थी। कब हुई थी? 1872 में। ठीक है, पहली बार हुई थी। और यदि इसको हम चर्चा करें दशकीय जनगणना कब हुई थी पहली बार? 1881 में। उस टाइम पर कौन था? लिटन। ठीक है, इसके द्वारा देखो वित्तीय विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत भारत में की गई थी। इसके अलावा जो उसमें ऑप्शन दिया गया था देखो कैनिंग। ठीक है, कैनिंग क्या था? भारत का पहला वायसराय। ठीक है, पहला वायसराय कौन था? कैनिंग। ठीक है, इसी के समय पर कौन सा 1857 का विद्रोह हुआ था, तब ये क्या था? भारत का गवर्नर जनरल था। ठीक है, जैसे 1858 का एक्ट आता है उसके माध्यम से इसको वायसराय बना दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, यदि विलियम बेंटिक की बात करें तो भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था? गवर्नर जनरल कौन था भारत का पहला? विलियम बेंटिक। ठीक है, विलियम बेंटिक। चार्टर एक्ट थर्ड, ठीक है, बेंटिक यानी कि चार्टर एक्ट थर्ड 1833 में जो तीसरा चार्टर एक्ट आया था उसके माध्यम से इसको भारत का पहला गवर्नर जनरल बनाया गया था। ठीक है, और इसे जो मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी, ठीक है, उनके लिए उनके संबंध में कानून बनाने के इसको अधिकार दे दिए गए थे। ठीक है, तो इस प्रकार भारत में पूरी तरह क्या हो गया था? केंद्रीकरण लागू हो गया था। लेकिन 1861 में पुनः विकेंद्रीकरण शुरू हो गया था। ठीक है, और एक और आपने ध्यान रखना है, डलहौजी जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, भारत में रेलवे का जनक किसको माना था? ठीक है, हड़प नीति डलहौजी से संबंधित है। और साथ ही एक और ध्यान रखिएगा आप, जो महत्वपूर्ण है वो है देखो कार्नवालिस। ठीक है, वायसराय में यदि हम चर्चा करें तो कार्नवालिस का नाम जरूर आता है। क्यों? क्योंकि कार्नवालिस एकमात्र ऐसा वायसराय है जिसकी समाधि भारत में है। ठीक है, समाधि कहाँ है इसकी? समाधि भारत में। ठीक है, ध्यान रखिएगा कहाँ है? गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कार्नवालिस की समाधि गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। और ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखिएगा जब ये दोबारा गवर्नर बन के आया था, गवर्नर जनरल बंगाल का, तो 1805 में इसकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, कार्नवालिस की। और इसकी समाधि कहाँ है? गाजीपुर में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब चर्चा करते हैं देखो आज का दूसरा प्रश्न। तो वायसराय से संबंधित कुछ फैक्ट हमारा रिवीजन हो गया। ठीक है, अगला देखो, अगला प्रश्न है कैबिनेट मिशन किस वर्ष भारत आया था? एक और महत्वपूर्ण सवाल। तो जो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं देखो, ऑप्शन ए है 1945, ऑप्शन बी है 1942, ऑप्शन सी है 1946 और ऑप्शन डी है 1947। तो इसमें जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था। अब जानते हैं कैबिनेट मिशन के बारे में थोड़ा विस्तार से। ठीक है, चर्चा करते हैं। देखो कैबिनेट मिशन कब भारत के लिए रवाना हुआ था? 15 फरवरी। ठीक है, 15 फरवरी 1946 को इसको भेजे जाने की घोषणा की गई थी। किसके द्वारा? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था तब? एटली। ठीक है, एटली द्वारा इसको घोषणा भेजे जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, कैबिनेट मिशन को। और ये 24 मार्च, ठीक है, 24 मार्च 1946 ये डेट पूछी गई है पहले। ठीक है, डेट पूछी गई, ध्यान रखिएगा। 24 मार्च 1946 को ये भारत पहुंचा था। यदि इसमें चर्चा करें कितने सदस्य थे, टोटल 3 सदस्य थे। ठीक है, कौन कौन थे देखो, एक था स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। ठीक है, स्टैफर्ड क्रिप्स। दूसरा कौन था देखो, पैथिक लॉरेंस। ठीक है, पैथिक लॉरेंस ये था दूसरा सदस्य। ठीक है, और तीसरा कौन था? अलेक्जेंडर। ठीक है, AB अलेक्जेंडर। ठीक है, अलेक्जेंडर। ठीक है, ध्यान रखिएगा AB अलेक्जेंडर। ये 3 इसमें टोटल सदस्य थे। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 इसमें सदस्य थे। ठीक है, इसके द्वारा अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी कैबिनेट मिशन द्वारा? 19 मई, ठीक है, 16 मई, ठीक है, 16 मई 1946 को, 1946 के द्वारा इसने अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश की। ठीक है, अपनी रिपोर्ट पेश की जिसमें इसके द्वारा प्रमुख मतलब बहुत सारी सिफारिशें की गई थी। ठीक है, जिसमें एक महत्वपूर्ण सिफारिश ये थी कि इसने संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात कही थी। ठीक है, संविधान निर्माण हेतु, ठीक है, संविधान निर्माण हेतु संविधान
सभा, इसके गठन की इसने चर्चा की थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के गठन की इसके द्वारा चर्चा की गई थी, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है काफी। कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में। कैबिनेट मिशन किसने भेजा था? प्रधानमंत्री कौन था? एटली, ठीक है। कब घोषणा हुई थी? 15 फरवरी 1946 को। भारत कब पहुंचा था? 24 मार्च 1946 को। और कहां पहुंचा सर्वप्रथम? दिल्ली, ठीक है। क्वेश्चन ये भी आएगा, तो दिल्ली पहुंचा था 24 मार्च 1946 को, ठीक है। 3 सदस्य इसमें थे, स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर, ठीक है। अपनी रिपोर्ट कब पेश करी थी? 16 मई 1946 को, ठीक है। और महत्वपूर्ण सिफारिशों में एक सिफारिश ये थी कि कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा ही संविधान सभा, ठीक है, संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा के गठन की बात की गई थी। और इसी के आधार पर, ठीक है, इसी मिशन की सिफारिशों के आधार पर जुलाई 1946 में क्या चुनाव हुआ, ठीक है। चुनाव किसके लिए? संविधान सभा के लिए, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी वो पॉलिटी का हिस्सा मैं आपको पूर्व में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। आप लोग वीडियो देख सकते हैं मेरा पॉलिटी वाला। अगला देखो, अगला प्रश्न है आज का, तीसरा प्रश्न है, देखो, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है? ठीक है, कंप्यूटर में लगातार ये क्वेश्चन आता रहता है। ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है, देखो, MS DOS है, ठीक है, MS विंडोज भी है। तीसरा देखो लाइनक्स, ठीक है, ये भी। और कंपाइलर ये नहीं है, ठीक है। तो कंपाइलर क्या ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण नहीं है। यदि विस्तार से देखो कुछ अन्य ऑपरेटिंग सिस्टम की हम चर्चा करें तो MS DOS है, ठीक है, MS विंडोज है। इसके अलावा देखो यूनिक्स, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यूनिक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। लाइनक्स है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, लाइनक्स। साथ ही देखो इसके अलावा उबंटू, ठीक है, उबंटू भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। साथ ही देखो मैक OS, ठीक है, मैक OS ये भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो कुछ जो महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम है मैंने आपको बता दिए, ठीक है। तो इनके अलावा, ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है। देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम आपने ध्यान रखना है, आपको घुमा फिरा के कुछ भी यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। MS DOS, MS विंडोज, ठीक है, यूनिक्स, लाइनक्स, उबंटू और मैक OS, ठीक है। महत्वपूर्ण जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आप लोगों ने ध्यान रखने हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, देखो प्रश्न संख्या 4 है, वुशमैन आदिम जाति मुख्यतः किस मरुस्थल में पाई जाती है? ठीक है, तो प्रश्न ये पूछा गया कि किस मरुस्थल में बुशमैन नामक जो जनजाति है, ठीक है, ये कहाँ पाई जाती है? तो कहाँ पाई जाती है? इसका सही ऑप्शन देखो कालाहारी में, ठीक है, कालाहारी में ये पाई जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा विस्तार से जानें। देखो कालाहारी मरुस्थल कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो बुशमैन जो जाति है कहाँ मिलेगी? अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, ध्यान रखिएगा, अफ्रीका महाद्वीप में मिलेगी, ठीक है। कालाहारी मरुस्थल वहीं पड़ता है। इसके अलावा देखो सहारा मरुस्थल भी कहाँ पड़ता है? ये भी कहाँ पड़ता है? अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है। तो वहाँ पर कौन सी जनजाति मिलती है? एक बद्दू, ठीक है, बद्दू, ये भी आपने ध्यान रखना है। और साथ ही पिग्मी भी, ठीक है, पिग्मी भी कहाँ मिलती है? पिग्मी ये भी कहाँ मिलती है? साउथ अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप में ही पिग्मी भी मिलती है। और ये तीनों फैक्ट तो आपने ध्यान रखने ही रखने, ठीक है। इसके अलावा देखो अफ्रीका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जिससे, ठीक है, विषुवत रेखा भी गुजरती है और कर्क रेखा भी गुजरती है और मकर रेखा भी, ठीक है, ठीक है। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश और कर्क रेखा देखो 23.5 डिग्री, ठीक है, ये भी गुजरती है यहाँ से। और साथ ही मकर रेखा, ठीक है, ये उत्तरी अक्षांश और ये दक्षिणी अक्षांश, ठीक है, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये भी यहाँ से गुजरती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये अफ्रीका महाद्वीप एकमात्र ऐसा महाद्वीप है, ठीक है, जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं, ठीक है, जिसमें देखो कर्क रेखा भी है, विषुवत रेखा भी, ठीक है, या फिर भूमध्य इसको बोलते हैं हम, ठीक है, भूमध्य और फिर मकर, तीनों रेखाएं यहाँ से गुजरती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखो आज का, अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न, ठीक है, निम्नांकित में कौन एक जीवाणु जनित रोग नहीं है? ठीक है, जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है? देखो टिटनेस, रेबीज, तपेदिक या फिर टाइफाइड, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर है इसका, जीवाणु जनित रोग कौन सा नहीं है इसमें? रेबीज, ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, रेबीज जीवाणु जनित नहीं, ठीक है। ये कैसा है? विषाणु जनित रोग, ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस, ठीक है, वायरस जनित रोग है। और इसके वायरस का नाम क्या होता है? जो रेबीज है इसके वायरस का नाम क्या होता है? रेब्डो वायरस, ठीक है, रेब्डो वायरस, रेब्डो वायरस, ध्यान रखिएगा, ठीक है, रेब्डो वायरस इसके वायरस का नाम है। यदि देखो चर्चा करें अन्य जैसे टिटनेस, कुछ जो महत्वपूर्ण जीवाणु जनित रोग हैं, इसमें देखो सबसे पहले आता है टिटनेस, ठीक है, टिटनेस, टिटनेस जो कि तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है, ठीक है। और इसके अलावा हैजा, ठीक है, हैजा ये किसको प्रभावित करता है? आंत को, ठीक है, आंत को, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा देखो एक आता है क्षय रोग यानी कि तपेदिक, ठीक है, तपेदिक या क्षय रोग, टीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, ये किसको? फेफड़े को प्रभावित करता है, ठीक है, फेफड़े को, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण रोग। और इसका जो जीवाणु का नाम होता है वो क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, ध्यान रखिएगा, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है।
इसके अलावा देखो डिप्थीरिया है, प्लेग है, बाकी निमोनिया, काली खांसी, ठीक है, साथ ही देखो टाइफाइड, ठीक है, ये सब कैसे रोग हैं जो जीवाणु जनित रोग हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी जीवाणु देखो बैक्टीरिया वाले, ठीक है, विषाणु यानी कि वायरस वाले, और एक होता है परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ वाले। उसमें सबसे महत्वपूर्ण कौन है देखो, एक है मलेरिया, ठीक है, मलेरिया है या फिर पायरिया इत्यादि, ये सब क्या है, परजीवी वाले रोग हैं, ठीक है, परजीवी यानी कि प्रोटोजोआ जनित रोग, ठीक है। वायरस जनित अलग होता है देखो, बैक्टीरिया वाला अलग होता है और प्रोटोजोआ वाला अलग होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये आज के 5 प्रश्न हो गए कंप्लीट, ठीक है। आपके लिए जो होमवर्क का जो एक बच्चे के द्वारा बोला गया था होमवर्क के संबंध में, ठीक है, काफ़ी अच्छा जो सुझाव था, तो इसके लिए मेरे द्वारा आपके लिए एक प्रश्न देखो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आज का जो आपका होमवर्क का प्रश्न है, आपने इसको तैयार करना है, ठीक है। प्रश्न क्या है देखो, किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम यानी कि नरेगा की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है, इसकी शुरुआत हुई थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नरेगा के संबंध में आपने सारी जानकारी जुटानी है, ठीक है, जिसमें सबसे पहला कब शुरू हुआ, ठीक है, कहाँ से शुरू हुआ था, इसमें मनरेगा इसको कब किया गया, ठीक है, ये 3-4 जो फैक्ट हैं आपने ध्यान रखने हैं और ये 3-4 फैक्ट आपने इसके जुटाने हैं, ठीक है। बाकी देखो ये 4 ऑप्शन मैंने इसमें आपको दे रखे हैं। अगली क्लास के शुरुआत में मैं इसको आपसे डिस्कस करूंगा, ठीक है, कि जो नरेगा है इसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताऊंगा, इससे संबंधित जो 3-4 प्रश्न बन सकते हैं, ठीक है। बाकी आप लोग यदि इसको ढूंढेंगे तो उसके साथ साथ देखो आपको 3-4 योजनाएं और भी दिख जाएंगी उसमें, ठीक है। तो 3-4 योजनाएं जो दिखती हैं उनको जरूर कवर करें। ऐसा नहीं कि आपको नरेगा यदि ढूंढना है तो आप केवल उसी को ढूंढ रहे हैं, ठीक है। आपको उस नरेगा को ढूंढने के लिए यदि 5-6 योजनाएं चलनी पड़े ना तो उनको चलिए, उनको याद करते हुए चलिए, आपके लिए फ़ायदा होगा, आपके लिए रिविजन अच्छा होगा, ठीक है। तो उद्देश्य यही है इस सीरीज का कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन हो, आप लोगों का फ़ायदा हो, ठीक है, आपको एग्जाम में ज़्यादा दिक्कत ना आए, ठीक है। तो इसके लिए आप लोगों को भी थोड़ा बहुत कष्ट, थोड़ा बहुत मेहनत जरूर करनी चाहिए, ठीक है। तो यदि आप लोग ढूंढेंगे तो बड़ी खुशी होगी कि आप लोग ढूंढेंगे, और साथ ही उसके साथ साथ आपको 4-5 प्रश्न और भी आपके कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अवश्य ढूंढिएगा आप लोग। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तैयारी आप लोग करते रहिए, धन्यवाद।